हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना, जैसे मैं आप लोग के साथ बहुत सारा मोटिवेशनल ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ, तो आज का जो मोटिवेशनल ब्लॉग है वो सर की लाइफ से है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं और इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियोस में मैं इनके बचपन से लेके जुड़ी हर एक बातें, इनके स्ट्रगलिंग फेज, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और इनसे इनके बारे में जानते हैं हम लोग सारी बातें। तो आप प्लीज़ अपने बारे में बताएंगे हमें कि आपका बचपन कैसा रहा। अपने बारे में बताऊं उससे पहले मेरा इसके ऊपर आशीर्वाद है। आप लोग इसके चैनल को खूब सब्सक्राइब करो, शेयर करो और खूब लाइक करो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका बचपन, मतलब आप रहने वाले कहाँ के हैं? अच्छा, मैं अपने बचपन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक जगह है, बुंदेलखंड रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है जालौन, वहाँ से रहने वाला हूँ। एक कोस्ट टाउन है हमारा, तो मेरा बचपन वहाँ का है। स्कूलिंग भी वहीं की है। और स्कूल आपका कौन सा था? हाँ, SRP इंटर कॉलेज था। अच्छा, कॉलेज था ना? हाँ, नहीं, इंटर कॉलेज था। उसको कॉलेज लिखा है लेकिन वो स्कूल है। अच्छा। और जो कॉलेजिंग हुई है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। अच्छा, तो जैसे कि बहुत जो आपकी स्कूलिंग हुई है, तो देखा जाए तो एक मतलब जो गांव का स्कूल होता है अपना, प्राइमरी स्कूल, हम गांव के स्कूल में भी पढ़े हैं। तो एक्चुअली हम बॉर्न हैं अपने गांव के, गांव से निकले हैं, तो क्लास 5 तक हम गांव पढ़े हुए हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे जो गांव के होते हैं उनके अंदर ये थिंकिंग होती है कि नहीं, जो शहर के बच्चे होते हैं और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वही बच्चे आगे ग्रो कर सकते हैं। मैं तुम्हारे माध्यम से ये बता देता हूँ। ये एक बहुत सूत्रवाक्य समझ लो, जो अभाव में रहते हैं वही निकलते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है वो कतई सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो हवा में रहते हैं हमेशा कि हमारे पास तो सब कुछ है, पिताजी का दिया हुआ। और जो घर से किसान परिवार या मध्यम परिवार से बच्चे आते हैं, वो अपनी मेहनत से अपने सितारे, अपनी बुलंदी पे स्वयं पहुंचना चाहते हैं और वो वाकई में पहुंचते हैं वहाँ तक। तो अभी आप ये भी बताइए ना प्लीज़ कि जैसा कि फैमिली में आपके कौन कौन था, जैसे पापा मम्मी? हमारे मदर फादर हैं और हम 4 भाई 2 बहन थे। अच्छा। सबसे तीनों भाई हमारे इंजीनियर हैं। सबसे बड़े वाले भैया की कोरोना में डेथ हो गई और बाकी सभी हैं अभी घर में। तो अभी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ, मतलब एजुकेशन टाइम? देखिए, सभी बीटेक कराना चाहते थे, मुझे भी। मैं तुमको एकदम क्लियर बताऊं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड का फंडा है कि बुंदेलखंडी में कहता हूँ कि काय मोड़ा जो अंग्रेजी गणित नहीं ली तो क्या पढ़ाई कर रहा हो, बाप को पैसा बर्बाद कर रहा हो, जो सोच होती है उनकी। तो बीटेक कराना चाहते हैं। तो अमूमन अगर आप हमारे यहाँ के बच्चों को देखोगी तो डिग्री और इंटरमीडिएट के बीच में उनका 1 से लेकर 2 साल गैप मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि वो कोई कोटा भेज देगा, कोई वहाँ चला जाएगा, कोई मेडिकल की तैयारी करने लगेगा, कोई इंजीनियरिंग की। इनफैक्ट हम लोग भी इसमें पढ़े। हाँ, अब भी वही बुंदेलखंड रीजन का ही टच है ना, इसलिए वही है। तो वहाँ ये प्रॉब्लम है बेसिकली। लेकिन मुझे बनना था प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए मैंने उन लोगों की लाइन बीटेक वाली छोड़ दी। भैया लोग सब बीटेक करके अपना इंजीनियर बन गए और मैं चला आया पुलिस में। तो जब आपने बीए किया होगा ना? हाँ जी, बीए और एमए भी किया है? एमए भी किया, बीएड भी किया है शायद आपने? बीएड भी किया है, लॉ भी कर रहा था और मैं रिसर्च में भी इनरोल हो गया था। और तो आपने बीएड किया, तो जैसे बीएड बहुत सारे लोग इसीलिए करते हैं कि इनको टीचिंग प्रोफेशन में जाना होता है। मैं बताऊं अपना बीएड करने का रीज़न बता रहा हूँ। जब आपकी पढ़ाई का एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, जब आपका एक लेवल आ जाएगा, फिर उससे ऊपर होती नहीं, फिर डेस्टिनी काम करती है, आपका लक काम करता है। तो मैंने बीएड सिर्फ इसलिए किया था कि अगर हम नहीं कोई जॉब पाए तो एटलीस्ट टीचर होके तो जाएंगे नहीं। घर वाले, फिर गांव वाले वो सब मजाक उड़ाएंगे, गए थे इलाहाबाद प्रधान जी के पुत्र और कुछ किए नहीं, बर्बाद करके आ गए। फिर वही मेरे साथ भी लगता। तो जैसे कहते हैं ना कि रिजर्व के रूप में मैंने बीएड कर ली। अच्छा, मतलब अपने साइड वाइज एक सेकंड साइड लेके चला था कि कुछ भी नहीं हुआ तो टीचर तो बन जाएंगे। जब एक लेवल आ जाता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेवल आ जाता है तो मैं PCS क्वालिफाई किया, मैं सब इंस्पेक्टर हुआ, मैं CDS क्वालिफाई करके सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ। मतलब एक साथ 3, और टीचिंग तो थी मेरे पास 4 जॉब। फिर हाँ, तो फिर मैंने देखा कि मुझसे पहले एक मेरा दोस्त हो चुका था CDS में, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहता था, तो मैंने फिर उसको प्रेफर ना करके पुलिस को किया। क्योंकि पुलिस में हम देखते रहते थे, हमारे एक सीनियर थे, उनकी वर्किंग देखता रहता था कि बहुत लोगों की हेल्प करते थे। उसमें होता भी है क्योंकि डायरेक्ट सिविल से जुड़ी हुई है। आर्मी में चले गए तो सिविल से कोई मतलब ही नहीं है, इंसानों से, पब्लिक से। तो आप इसमें चाहो तो डेफिनेटली रोज 2-4 आदमी की हेल्प कर सकते हो, उनका भला कर सकते हो, थोड़ा सोशल वर्क भी हो जाता है। और तो इसलिए फिर मैंने, और क्राइम का पे भी काम बहुत है, मतलब आर्मी से भी ज़्यादा काम है पुलिस में। आपको पॉलिटिशियन भी हैंडल करना, क्रिमिनल भी हैंडल करना, ऑफिसर्स भी हैंडल करना, पब्लिक भी हैंडल करना, अपना घर भी हैंडल करना,
इतनी चीज़ें, मतलब ओरिजिनल अगर MBA अगर कोई है हिंदुस्तान में, और MBA वाले तो सिर्फ MBA होते हैं, प्रैक्टिकल ओरिजिनल MBA अगर कोई है तो वो पुलिस वाला है। तो आपने जो स्कूलिंग अपने 12th तक वहीं कंप्लीट की? हाँ जी, वहीं की। इसके बाद आपने कॉलेज के लिए इलाहाबाद आए? नहीं, मैंने वही कह रहा हूँ ना कि जैसे घर वाले कराते हैं तो मेरे को वहाँ BSc में एडमिशन करा दिया। अच्छा, वहीं पे? हाँ। तो भैया हैं इस समय अयोध्या में है SV सिटी, तो हमारी उनकी बहुत अच्छी बनती थी। हम लोग अच्छे खिलाड़ी थे, हम लोग डेफिनेटली बता रहा हूँ बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। किस चीज़ के? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये 4 तो बहुत अच्छा खेलते थे। मतलब आप कोकुलर एक्टिविटी में हाँ। काफी तो हम उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो BSc, टाइम वेस्ट करना है, तुम ड्रॉप करो, आ जाओ इलाहाबाद। तो वो मैं जब इलाहाबाद पहुंचा तो उन्हीं के साथ रहा। उन्होंने कुछ बुक्स ला के देगी कि इनको तुमको पढ़ना है, क्रॉस चेक करते रहे। वो 2 महीने मेरे को पढ़ाए। हमने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई कर लिए, हम चले गए, हॉस्टल मिल गया, और फिर हमारी वहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जब ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि कॉलेज लाइफ में हुए हो, तो कभी ऐसा आपके सामने फेस या ऐसा आया था कि कभी मनी का प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा पैसा नहीं आ पा रहा हो या टाइम पे? नहीं, फादर होते हैं ना, जैसे कि हाँ, बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मंथली पैसा खत्म होने से पहले ही मेरे पास पैसे आ जाएं। बहुत सा होता है। देखो, जब ये भी एक लाइफ का बहुत सच्चाई है, और ऐसे रहने पे ही आप सीख सकते हो। मैं बताऊं, जैसे मैं बहुत स्वाभिमानी टाइप का आदमी था, मेरा पैसा लेट हो गया भैया, जो जैसे कोई आता था घर से तो ले आता था। उसमें ये बैंक सिस्टम तो था नहीं कि डाल दिए यहाँ से, डाल दिए वहाँ मिल गया बैंक में, नेटवर्क तो था नहीं, इंटरनेट ये, तो आने में लेट हो गया। तो मेरे पास नाश्ते के पैसे नहीं थे, तो जैसे उस समय में 54-58 जो बच जाती थी ना, तो उसको अलमीरा पे वहीं किनारे रख देता था। तो 5-6 दिन में नाश्ता सिर्फ ब्रेड, घी हमारे घर से खूब आता था, ब्रेड अपना सेक लिया, नमक लगाया, नाश्ते में वही यूज़ करता था। लेकिन किसी से मांगने नहीं गया, वही 54-58 से इकट्ठा हो गई। वो 12-14 रुपये थे, तो उसमें 2.5 रुपये की एक ब्रेड पैकेट आ जाता था, उसी से काम चलाया। वहाँ से आदमी सीखता है ना कि सेक्रीफाइस कैसे करना है लाइफ में। वो जो कि आज के बच्चों में ये पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये लगता है कि मेरे को पैसे टाइम टू टाइम आते रहे, मेरी लाइफस्टाइल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तभी मैं पढ़ाई करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो अभी फिलहाल आपकी इस बातों से हमें ये मालूम चलता है कि लाइफ में कम से कम जो आप सोचे हो उसके प्रति आप लगे रहो, चाहे जो भी सिचुएशन आती रहे या जाती रहे, है ना। यही अपन को सीख मिलती है इस चीज़ से। तो आज के बच्चों को इसे सीख मिलनी चाहिए कि अपनी लाइफ में जो सोचा है आपने, आपको वो करना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप कॉलेज लाइफ में आए, तो कॉलेज लाइफ में जैसे आपने BA किया, ठीक है, BA के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी रही होंगी कि आपको कोई फेवरेट टीचर रहे होंगे। कौन थे आपके फेवरेट टीचर? वो इकोनॉमिक्स के थे, बहुत स्लो बोलते थे। उस ज़माने में रेडियो की क्रिकेट कमेंट्री बहुत फेमस थी। तो AK सिंह थे, वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, और बहुत ही सौम्य सरल इंसान थे। एक नहीं, मेरे 2 फेवरेट थे, मैं दूसरे भी बताऊंगा। तो वो इंटरनेशनल मैचेस की कमेंट्री करते थे, और बहुत कूल होकर पढ़ाते थे क्लास थिएटर में। दूसरे हर्ष कुमार श्रीवास्तव सर थे, अभी भी वो वार्डन है हमारे हॉस्टल की, जिस हॉस्टल से हम लोग निकले हैं। वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो आप लोग कोई मिलने जाते होंगे? तो हाँ, अभी भी जब भी जाता हूँ, तब इलाहाबाद जाता हूँ, तब भी हॉस्टल जाता हूँ, तब भी सर से मिलता हूँ। तो और आपके फ्रेंड सर्कल कैसे थे? फ्रेंड सर्कल में सब सक्सेस हैं, सारे के सारे जॉब में हैं। 1-2 लोग को छोड़ के उनका एम नहीं था, तो उन्होंने किसी ने कॉलेज खोल लिया है, किसी ने अपना बिजनेस कर लिया। तो मात्र 2 ही 3 लोग हैं, बाकी 50% टीचर्स हैं, और 20% पुलिस प्रशासन में चले गए हैं, कुछ फॉरेन निकल गए हैं, और कुछ IT सेक्टर में भी है। तो आपके जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप सभी के होते हैं कोई बेस्ट फ्रेंड, तो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मेरा सबसे जो क्लोज था ना, वो राघवन था। अभी जन्मदिन था उसका परसों, इस समय उन्नाव में सिटी इंस्पेक्टर हैं। तो हम दोनों ने बहुत क्रिकेट खेली साहब, बहुत बैडमिंटन खेली, बहुत टाइम बिताया। मतलब साल में 365 दिन में 190 दिन हम दोनों को उसी के कमरे में ही कटता था। मतलब ये नहीं कि अपने घर वहीं, उसकी मदर ही मेरी मदर, ये हालत है। अच्छा, ऐसे इतना ज़्यादा मतलब जिगरी दोस्त वाला सिचुएशन था। वही। और अब अच्छा एक चीज़ और पूछना था, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो अभी हम लोग ये जानना भी चाहेंगे कि आपकी हॉबी क्या क्या थी? देखो, लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, हॉबीज़ जोड़ देते हैं। हॉबी सिर्फ एक होती है इंसान की, है ना। तो उस चीज़ को पेशेंस से जोड़ना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से मेरी 2 थी, वो मैं बहुत पैशनेट था उनके प्रति। एक क्रिकेट, उस समय कपिल देव ग्वालियर में अंडर 14 की टीम चुनने के लिए आ रहे थे, तो मैं ग्वालियर तक गया था टेस्ट देने के लिए। ठीक, अभी मैं घर गया था, हमारे दोस्त के फादर के एक्सपायर हो गए, तो वहाँ सब सीनियर क्रिकेटर मिले। अब आप समझो, उस ज़माने की बहुत फेमस अच्छी क्रिकेट लीग थी, उस टीम में मैं सबसे छोटा सदस्य था, क्लास 6 का,
और ओपन बल्लेबाजी करता था और विकेट कीपिंग करता था। क्लास 6 का लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लड़कों की टीम में खेलता था, मैं वो बंदा था। तो वो लोग खुद ही हमें बताने लगे स्टोरियाँ, अपने बच्चों को सुनाने लगे कि तुम्हारे से छोटा था ये, तब हमारी टीम में था। वो दूसरा, मुझे कोई नहीं सिखाया, बाई बर्थ में बहुत ज़बरदस्त स्केचिंग करता था। अमिताभ बच्चन का फोटो तो मैं बगैर देखे बना देता था, इतना रट गया था उनका। मतलब आपकी स्केचिंग और प्लस आपका स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और आपका फेवरेट कलर क्या रहा है? मेरा रहा है स्काई ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू जिसको कहते हैं। स्काई ब्लू? हाँ, इलेक्ट्रिक ब्लू। जैसे बरसात का सीजन है ना, शाम का वक्त एकदम साफ हो जाए तो कलर अलग अलग कलर के होते हैं स्काई। तो जो सेंट्रल में होगा वो वाला एकदम चमकता हुआ इलेक्ट्रिक ब्लू। इससे थोड़ा सा डार्क ये रखा है ना, इससे थोड़ा सा डार्क। और फूड में क्या पसंद है आपको? फूड में तो कुछ भी खा लेते हैं। वैसे तो हमें इलाहाबादी एक अलग रेसिपी है उसका बना हुआ पनीर। इलाहाबाद का स्पेसिफिक पनीर? वो चिकन मसाला में बनती है वो पनीर। अच्छा। उससे अलग स्टाइल की होती है वो। समझे। फेवरेट कलर हो गया। और फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी? देखिए, प्लेस का कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब किस टाइप का, हिस्टोरिकल या मैं ये देखती हूँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ पता है आपको? क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों का आपका क्रेज़ लोगों में बहुत ज़्यादा है और लोग वो जानना भी चाहते हैं। जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, जैसे फेवरेट हीरो हीरोइन होते हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी पसंद नापसंद क्या है। तो इसलिए मैं आपकी पसंद और नापसंद पूछ रही हूँ। सेलिब्रिटी का एक अपना ऑरा होता है, उसी में जीते हम, उसमें कि नहीं है। हम इंसानों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, दोस्तों के लिए भी करते हैं। तो अगर आप जगह के बारे में पूछोगे कि कौन सी जगह आपको पसंद है शहर, तो मुझे बनारस। क्योंकि बनारस में इतनी विविधता है कि शायद, बहुत गौर से सुनिएगा, एक इंसान को शायद 7 जन्म लेने पड़ेंगे बनारस को समझने के लिए। हर गली हर घाट पे कोई ना कोई कल्चर, कुछ ना कुछ चीज़ बिखरी पड़ी हुई है बनारस में जानने के लिए। हाँ, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये अपन कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम मैं भी 80 घाट गई थी। मैंने कभी देखा नहीं था, जबकि बनारस के ही रहने वाले हैं, लेकिन हम कभी जा नहीं पाए थे। 80 के घाट के पास में ही लोलारा कुंड है। अभी कल मेरे पास फ़ोन आया था कि मेरे दर्शन करा दो, तो एक से एक चीज़ बनी, एक से एक चीज़ है। उस कुंड में गंगा का पानी आता है, समझे? अच्छा। हाँ, घाट से ऊपर जाने के बाद 100 मीटर ऊपर उसका डिजाइन, वास्तु विन्यास ऐसा है ना कि तुम देख के थोड़ी देर चकरा जाएगा तुम्हारा सर। 3 तरफ से सीढ़ी जाती है, गोल ऐसे कट में कुआं जाता है। गूगल करिएगा लोलारा कुंड। मैंने कभी देखा नहीं है। अब लोलारा कुंड तो वही बता रहा हूँ कि हर गली मोहल्ले में वहाँ पे इतिहास, दर्शन और योगा और सारी चीज़ें, कल्चर बिखरा पड़ा हुआ है। वो भी ऑल इंडिया का, बंगाल से लेके तेलंगाना से लेके सभी जगह का। अच्छा, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा फनी बातें भी करते हैं। अभी आप बताइए, जैसे आप कॉलेज लाइफ में आए होंगे, तो कॉलेज लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी वजह होती है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ। मैं समझ गया तुम्हारा। अरे समझ कैसे गए? मैं बता देती हूँ। ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस एज में ऐसा होता है कि होता है इंसान को अट्रैक्शन किसी से हो जाता है, अफेक्शन किसी से हो जाता है। तो आपके साथ क्या रहा है? आपने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया और कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया आगे की अपनी जर्नी के लिए? देखो, यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, बस इतना बता दो कि आपका अट्रैक्शन और अफेक्शन कौन है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। नहीं, अट्रैक्शन का नाम बता दूं? हाँ, नाम बता दो। नहीं, नाम बताना क्यों? मतलब सामने वाले की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? कोई थी बंदी और क्या? कोई बंदी थी? हाँ। क्लास की थी कि बाहर की थी? नहीं, बाहर की। अच्छा, बाहर की तो थी। होता क्या है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन कट कर रहे हो। पहले मेरे को आप ये बताओ कि आपके कॉलेज लाइफ में लड़की नहीं थी, मतलब आपकी क्लासमेट नहीं थी? नहीं, बाहर की थी। हाँ। कौन से ईयर में आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको अट्रैक्शन हो रहा है किसी से? इंटरमीडिएट में। ए भगवान, इतने छोटे। मैं बताऊं, मुझे सच में प्यार व्यार जो लोग अभी के बहुत ट्रेंड लेके चल रहे हैं, मुझे ये सब नहीं पता था। तो वो सोचता है इंसान, अच्छा लग जाता है। हाँ, वो एक्चुअली फिर जब यूनिवर्सिटी में आ जाता है इंसान तो उससे पहले कैरियर दिखता है, कैरियर फर्स्ट। वो क्या कहते हैं, एक फिल्म आई थी उसमें हम लोग उसका डायलॉग खूब देते थे, अंदाज अपना अपना, नहीं, इसक फिल्म थी कि लड़की और बस तो आती जाती है, पहले कैरियर बनाओ। ऐसा कुछ नहीं, लड़की भी आते जाते रहते हैं और उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। मतलब मेरा कहना ये है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपने करियर पे पहले फोकस करो, बाकी लाइफ में कोई भी आपको अच्छा लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते हो और कितना नहीं होते हो। और करियर के लिए आप डेडिकेट होगे तो डेफिनेटली आप उधर ज़्यादा नहीं सोचोगे, क्योंकि अपना करियर सेट हो जाएगा तो फिर तो सारी चीज़ें मिल जाती है, प्यार सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो आपको मतलब एक ही बार अट्रैक्शन हुआ एक ही बंदी से, ठीक है? अब फनी के किस्सा कहा तुमने, तुम्हें मैं फनी किस्सा सुना देता हूँ छोटा सा। एक बंदा था, हाँ। लोकलाइट, जैसे हम लोग जैसे जाते हैं हॉस्टल में रहते हैं ना, तो जो लोकल आते हैं प्रयागराज में पढ़ने ना, उनको थोड़ा उस दृष्टि से देखते हैं, अरे यार ये तो लोकलाइट है। अगर फिल्म देखी हो तुमने जो जीता वही सिकंदर, तो उस टाइप का।
तो वो एक बंदा एक लड़की को बहुत परेशान करता था। हाँ। तो उसकी स्कूटी पे जब वो क्लासरूम में चली जाए तो आई लव यू चिपकाते, धुलवाती बेचारी परेशान रहती थी। तो और जब क्लासरूम में रहे तो पीछे पीछे लगा रहता था। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग कुछ बुक एक्सचेंज करेंगे ना तो ये अपने आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो वाकई में फ्रस्ट्रेट हो गया, वो निकल भी लिया था। उसकी स्कूटी के आगे लेट जाता था कि मैं तेरी स्कूटी के सामने मरूंगा। तो हम कहते थे अरे भाई मरना है तो ट्रेन के सामने लेट जाए, स्कूटी के आगे कैसे मरेगा। स्कूटी में नहीं मर पाएगा। तो हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर थिएटर में ना 3 या 4 सीढ़ियाँ होती थी ऐसे, और ऊपर से ऐसे अप टू डाउन होता था, मतलब ऊपर हम लोग ऐसे बैठते थे, ऐसे होता था। तो वो नया हीरो रेंजर साइकिल ले आया था। तो मैंने कहा यार पार्टनर आज क्लास खाली है, अगर तुम यहाँ से तेज करके जाओ साइकिल से, ऐसे आगे के चक्का उठा के क्लासरूम में प्रवेश करते तुम्हारी एकदम हीरो वाली छवि बन जाएगी, सब तुम्हारी पर फिदा हो जाएंगे। हाँ सब फिदा हो जाएंगे। उसको चढ़ा दिया हम लोग, वाटर कूलर नया लगा था, हम लोग ठंडा ठंडा पानी पी रहे थे और वो चढ़ गया साइकिल ऐसे 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 जोर से मारा साइकिल अंदर, वो धूल में, और सब लड़कियां हाँ हंस रही। उधर से साइकिल उठा के आया और कह रहा है तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, ऐसा ऐसा हो गया। और लड़कियों को पता चल जाता है कि कौन मूड एक्शन मार रहा है। फिर मैं गया तो एक ईंट रख दी मैंने ले जाके, और उससे आके कहा कि ठाकुर डरने का नहीं, अंग्रेजी का असफल मतलब अंग्रेजी का फेल मतलब कोलेप्स, हिंदी का असफल ट्राइंग टू अगेन, पुनः प्रयास करो, इस बार सफलता मिलेगी और इस ईंट पे चढ़ाना है इस बार। तो बहुत तेजी से गया, वो ईंट पे टारगेट कर रहा था, टारगेट हो गया डिसबैलेंस, साइकिल टकराई, पीछे का पहिया उठ गया, साइकिल पीछे, और भाई साहब लेक्चर थिएटर में ऐसे स्लाइड करके अंदर लड़कियों के पैरों में। उसके बाद उसका उस दिन से मजनूगिरी का नशा ही खत्म हो गया। मेरे को एक किस्सा याद आ गया। जब मैं क्लास 9th में थी कि 8th में थी, मुझे मेरी फ्रेंड श्वेता थी, तो उसको एक लड़का था प्रपोज किया, और प्रपोज भी इतने नए अंदाज में किया कि मतलब मैं देखी तो मेरे तो सर चकरा गया कि ऐसे भी लड़के होते हैं। मतलब गुलाब लिया, उसके हर पंखुड़ी पे आई लव यू भाई, इतना तो किताब में ध्यान दिया होता ना तो कहाँ से कहाँ पहुंचा था, और बंदी ने फूल भी फेंक दिया। जब तुमने ये कहा तो एक और याद आ गया, एकदम नमूनागिरी। ग्रेजुएशन का लास्ट डे था, मतलब कि अब सीधे एग्जाम होंगे, बस लास्ट क्लास था। तो एक मेरे साथ पढ़ते थे पंडित जी, उन्होंने कहा कि मैंने ये खत लिखा है, बाकी सब क्लास के यार अजीब टाइप के लोग हैं, तुम थोड़े अलग देखते हो, अगर तुम दे दोगे तो ये बात मान लेगी, मेरा खत ले लेगी। तो मेरा एक दोस्त था, वो एलाइड IAS हो गया, तो हम दोनों गए पीछे पीछे, इससे रोक के कहा कि भाई ये रख ले, बेचारा परेशान है, रख ले बस तू, बाकी कुछ मत करना। तो बाकी ये दोस्त तुम्हारा बनना चाहता, तो वो कहा कि हम लोग क्लासमेट है, दोस्त हैं ही, उसको आप बता दीजिए क्लासमेट है, दोस्त हैं, और अगर देना है तो आप दे दो ना मेरे को, उससे उसका क्यों दे रहे हो। मतलब लड़की चाहती थी हम लोग भागे भाई, तेरा तो होगा कल्याण। तो वो बहुत फनी स्टूडेंट लाइफ, एक अलग ही लाइफ होती है, उसमें सब कुछ रहता है, एंजॉयमेंट रहता है। अभी भी हमारे हॉस्टल के सीनियर्स, हम लोगों का ग्रुप है हॉस्टल का, अभी भी सब चर्चाएं चलती रहती हैं, वो वाला किस्सा सुनाओ, ये वाला किस्सा सुनाओ। फिर हॉस्टल के एक्स इनमेट मीट होती रहती हैं, जैसे अभी फिर से हम लोग रखने वाले हैं, 15 में किया था, फिर करने वाले हैं। तो एक एलुमनाई मीट रखते हैं, रिफ्रेशमेंट चलता रहता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। बगल के हॉस्टल में गाली गलौज चलता है, जब लाइट चली जाती है तो सामने वाला आदमी निकलेगा, सोचेगा झगड़ा होने वाला है, इतनी गाली चल रही, जैसी लाइट आएगी सबके मुंह बंद, वापस अपने अपने कमरे में। तो ये चीज़ होती है, लड़के भी अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत एंजॉय करते हैं, हम लोगों ने भी बहुत किया है अपनी कॉलेज लाइफ में एंजॉय। तो ये लड़के लड़कियां दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं, और ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा फेस होता है कि अगर आपने उसको मिस कर दिया ना, तो फिर आगे चल के वो आपको लाइफ नहीं मिल सकती। ऐसा ना पढ़ना और बस बदमाशी करना, यही वो होता है, मतलब अपना चिल करना, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई तनाव है, कोई टेंशन है कि सुबह उठना है, ये जाना है, नौकरी में जाना, ऑफिस जाना, ये करना वो करना है, तो होता नहीं है। जब चाहे उठे। तो फिर ये बताइए कि आपको अपने कॉलेज लाइफ में प्रपोजल कितने मिले और आपने कितने को प्रपोज किया? नहीं, उसमें मैंने कुछ किया ही नहीं सच में। मैं तो एक महीने तक, आपने सिर्फ एक लड़की? अब हाँ, मैं तो एक महीने तक दाढ़ी नहीं बनाता था कि इसके चलते निकलना ना पड़े बाहर। पहले तो आप बहुत पतले दुबले भी थे। हाँ, अभी कौन सा बहुत मोटा गया, थोड़ा सा हो गया हूँ। तो दाढ़ी रखे रहता था, तो ताकि निकलना ना पड़े। और अभी की कंपैरिजन में देखा जाए तो पहले से अभी ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं। पहले मतलब वो था ना कि सब पतला था, तो इस वजह से पर्सनालिटी अच्छी नहीं दिखती थी। हाँ, तो अभी ज्यादा लोग इसीलिए ज्यादा पसंद करने लगे। अच्छा होता है ना कि आदमी पहले थोड़ा सा सुकड़ू रहे, बाद में लॉन्ग टाइम तक चलता है। हम बहुत लोगों को देखते हैं, अभी हमसे छोटे हैं, 7-8 साल छोटे हैं, और हमारे चच्चा लगने लगे हैं। हाँ, वो होता है। तो क्या फायदा। वो तो होता ही है।
है। और ये कॉलेज लाइफ आपकी कब खत्म हुई थी, कौन से ईयर में? कॉलेज लाइफ हो गई थी 98 में ख़त्म। मतलब आपने बीए किया, एमए किया और बीएड किया, इसके बाद हाँ। आपका एजुकेशन वहीं पे खत्म होता है। हाँ, और इसके बाद आप जॉब के लिए 2001 में आ जाता हूँ जॉब में। फिर आपने 2001 में हाँ। मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं किया, मतलब प्रिपरेशन किया ना, वो तो हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के पहले ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। फाइनल ईयर जाते तो मैं क्वालिफाई करने लगा था। मैं उसी समय से एक्चुअली मैं 1 साल बर्बाद कर चुका था बीएससी में, तो वो भी मुझे कवर करना था। और मैं देखा वहाँ जाके कि टाइम नहीं वेस्ट करना है। मैं वहीं से ग्रेजुएशन के लिए कम पढ़ता था, अपने कंपटीशन के लिए ज़्यादा पढ़ता था। मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। मतलब हमको ये चीज़ अभी इस वीडियो में ये तो मालूम चल जाएगा कि जब भी आप किसी प्रिपरेशन के लिए चलते हो तो आप ये मत सोचो कि हमको आफ्टर ग्रेजुएशन करना है या पर्टिकुलरली टाइम लेना है 2 साल 3 साल में। वो लेट हो जाओगे, एकदम फोकस्ड रहो। हम फिल्म देखने जाते थे तो पूरा 3 फिल्म देख के आते थे। एक ही कैंपस में थी, संगीत गौतम दर्पण में। खेलते थे तो फुल खेलते थे, खेलने में पढ़ाई नहीं सोचते थे, पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ाई सोचते थे, ना खेल ना सड़क पे घूमना ना कोई चीज़। वो एकदम आदमी का फोकस रहना चाहिए, टारगेट कि हमें इतना करना है, इतना पूरा करना है, अचीव करना है। एजुकेशन खत्म, फिर इसको जस्ट आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद आपकी शादी कब हो गई? जॉब लगने के बाद 2 साल बाद हो गई। 2 साल बाद हो गई, बहुत जल्दी नहीं कर लिया आपने शादी? फिर और क्या करता आदमी ये भी बात है, जॉब पे घर वाले भी कहते कि फिर कब करोगे भाई, प्रेशर रहता है ना घर वालों पे भी। आपकी शादी लव मैरिज है कि नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। तो आपके पेरेंट्स लेने के लिए गए थे, मतलब वहाँ शादी का रिश्ता कहाँ से आया था, कैसे आया था? वाइफ के परिवार वाले आए थे मिलने। अच्छा, वो आपको कहाँ देखे थे, मतलब घर पे आए थे हमारे। मैं छुट्टी गया था तो कोई रिलेटिव ने कहे थे कि? हाँ, एक एमपी में टीआई बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने बताया था। अच्छा। उनके थ्रू आए थे वो। अच्छा मतलब शादी आपने एमपी में, और रहने वाले आप यूपी? बॉर्डर है ना हमारा। हाँ वो तो है, लेकिन आप यूपी ग्वालियर में सकते थे। ग्वालियर हम 2 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाते मतलब हैं। अगर आप मेरी वीडियो जो भी एमपी के लोग देख रहे हो तो अपने आप को प्राउड फील करो, इवन लड़कियां स्पेशली अब देखो, हम दोनों भाई बहन भी तो यूपी एमपी के हैं। हाँ तो वही अलग मैटर है, बट ये बता रही कि जो लड़कियां हैं एमपी की, अपने आप को प्राउड फील करो यार कि यूपी के लड़के भी हमसे शादी करने के लिए आ रहे हैं। तुम भी पढ़ी एमपी में हो, शादी तो यूपी के लड़के से की हो। हाँ तो लेकिन हम यूपी के ही थे ना। हाँ, बट हम लेकिन एमपी के भी हैं इसलिए बता रही हाँ, हूँ। तो तुम्हारा ये तो चलिए, मतलब maximum- ये बहुत ही हम लोगों को ये बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें पता चली हैं। अब एक और क्वेश्चन, जैसे आपको बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो कौन सी बुक पढ़ना पसंद है आपको? देखो, मैं हिस्टोरिकल फिल्म भी देखता हूँ, वेब सीरीज भी देखता हूँ, और हिस्टोरिकल उपन्यास बुक्स ही पढ़ता हूँ। तो फेवरेट कोई तो होगी book? सबसे फेवरेट मेरी किताब है, उसका नाम है चित्रलेखा। एक प्यार की डेफिनेशन है बहुत ज़बरदस्त, पुण्य पाप की डेफिनेशन है। मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि लोग पुण्य पाप का एक ओरा बनाते हैं फर्जी, और सच्चाई क्या होती है वो आपको उसमें मिल मैं तो जाएगी। ये जरूर आपसे पूछना बहुत छोटी सी है, 2 उपन्यास पहले तुम पढ़ो, चित्रलेखा और गुनाहों का देवता। ठीक है, ये मैं पढ़ूंगी दोनों ही बहुत। और मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगी, जैसे कि ये पाप और पुण्य लोग बना देते हैं। मेरे साथ कुछ सालों पहले भी था, मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो ये पाप और पुण्य सच में कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। इंसान की सोच होती है ना। और आप अच्छा करते हो, आपको ये सब चीज़ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पाप पुण्य जैसे कोई चीज़ कोई चीज़ है नहीं होती। नहीं। तो फिर इसके बाद जैसे कि आपकी जॉब लगी, कर्म होते हैं बस, अच्छे बुरे। अच्छे कर्म। तो यार हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं? जैसे हम जिस फ्लो में जा रहे हैं, मतलब जिस टाइप से अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं और जो भी हम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमारे माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती हैं। कर्म में ये है कि आपने अपने लिए कितना किया, दूसरों के लिए कितना किया, ये आपको पता चल जाएगा। आप दूसरों के लिए कितना सोचते हो, दूसरों के लिए कितना करते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। आप दूसरों के लिए सोचते हो, करते हो, तो डेफिनेटली आपका कर्म अच्छा है। जो लोग सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं उनका, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है मैं दूसरों के लिए ज़्यादा सोचती हूँ, अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। अच्छी बात है ना, बिल्कुल नहीं अपने सोचती लिए हूँ। ही सोचना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है। कुछ हो जाता है जैसे लाइफ में, मेरी लाइफ में मुझे कुछ हो जाता है, जैसे मुझे कोई कह देंगे अरे तुमने कुछ गलत किया है लाइफ में, से तुमको भगवान वो कर रहा है, तो ये कैसे? ये कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ आदमी सामने वाले को डाउन करने के लिए भी करता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे दिन भर पब्लिक डीलिंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, लड़का लड़की के भी आते हैं। पता लगा कि लड़की अच्छी है, लड़का नहीं अच्छा है, तो लड़का उसको डोमिनेट करने के लिए उसमें कोई कमियां निकालेगा क्योंकि वो सुंदर है, और पुरुष सुंदर है, महिला वो है, तो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ ऐसे निकालेगी कि ये डाउन रहे। तो वो बेसिकली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है और कुछ नहीं है। सामने वाले को कैसे हम डाउन करें। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो मतलब अभी इस टाइप का कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। आपको खुद इतना पता है कि हमें क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। एकदम डेफिनेटली सबको पता रहता है ये। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? चंदौली में हुई थी? बनारस।
बनारस में हुई थी? आपने तो कहा था चंदौली। दूसरी चंदौली। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि पहले ही पोस्टिंग नहीं, कहाँ पहली हुई? बनारस में हुई थी, दूसरी चंदौली। तो बनारस में कितने साल तक आप था? बनारस में लगभग 3 साल रहा था। 3 साल। इसके बाद चंदौली में हो उसका गई चंदौली थी। आया। और वहाँ पे भी सोनभद्र में भी हुआ था क्या? नहीं, सिर्फ चंदौली में हुआ था। इसके बाद फिर बाकी की आपकी जर्नी रही है। और बाकी आपका जो आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, तो वो बात तो इवन मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि ये इतने फेमस हो चुके हैं कि जो मेरा भाई जहाँ रहता है इसरो में, वहाँ पर भी आपको लोग जानने लगे हैं। इवन गूगल करके देख रहे हैं कि भाई कौन है ये अनिरुद्ध सिंह और ये क्या है भाई, ये मतलब उनके दिमाग में चलने लगा कि यार ये ऐसा, ये कौन है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ऐसा वैसा लोग मतलब सर्च करने लगे मेरे भाई के थ्रू। तो आपको वहाँ पर भी लोग जानने लगे हैं। होता क्या है कि जब आप अच्छे काम करोगे तो डेफिनेटली एक लोगों का परसेप्शन बनता है आपके बारे में। और कोई अगर परसेप्शन बन गया, आप हंस बन गए हो तो आप कौवा नहीं बन सकते हो, ठीक। तो जो लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं, उनकी आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो आप उससे नीचे लो लेवल पे नहीं आके काम कर सकते, आप उससे ऊपर ही आपको लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक। लोगों ने, आपने कुछ अच्छे काम किए, कुछ अच्छे क्रिमिनल आपके साथ मारे गए, आप भी मरते हुए बचे, मतलब इन सेंस मैं मरते बचा, तो लोगों ने एक मेरा एक अलग ओरा बना दिया, एक अलग मुझे तगमा दे दिया। जैसे आज के युग में कोई सिंघम कह देगा, कोई सिम्बा कह देगा, ऐसे आज के युग की उस समय में आदमी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कह देता था। ये एक तरीके से एक फिल्मी या एक अच्छा लगने वाला जैसा वर्ड है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। बट मुझे लगता है कि जैसे आपको ये सब कोई नाम ऐसे देते होंगे तो आपको बहुत अच्छा नहीं होता? नहीं, मेरे को सच में बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं तो बुरा भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा भी अच्छा नहीं लगता कोई ऐसा कर रहा है, वो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल सी चीज़ है। अपना अपना लोग होता है ना कि आप किसी को किसी फेस में अच्छे लगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर नाम दे दिए कि नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस टाइप की जो लाइन्स लोग बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपसे अटैच्ड है किसी न किसी तरीके से, इसलिए आपके लिए ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ होगा प्यार उनके प्रति, तभी तो आप वो ऐसा बोलते हैं। देखिए, लोगों के लिए आप करते हो तो डेफिनेटली चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने अभी एक चेंज बता रहा हूँ आपको, जब मैं बताई मैं बहुत सारी औरतों को दारू छुड़वा के आया, तो देखिए कोई इंसान जो कहते हैं ना कि जो बहुत सारे लोग भगवान के अलावा भी लोगों को भगवान टाइप का दर्जा दे देते हैं, वो क्यों दे देते होंगे, वो मैं ये सोच के करता हूँ। उनको लगता है कि इन्होंने मेरे लिए कर दिया तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं, ठीक, जो इन्होंने कर दिया मेरे लिए। जैसे मैंने सिखा की शादी किया, इतनी बच्चियों की फ़ोन आते हैं, इतनी प्रॉब्लम बताती हैं, इतने दूर दूर होती हैं जिनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ, लेकिन उनकी अपेक्षा होती है तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि संतुष्ट हो जाए, इनको उनकी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ, जो भी बन पड़ता है वो कोशिश करता हूँ करने की। तो उससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, एक तरीके से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं लोगों की, फिर उस पर आपको चलना करना वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो वो जो पब्लिक देती है ना, एक आपको ये जैसे गवर्नमेंट ने दिया आपको रिवॉर्ड, तगमा बोलते हैं उर्दू में, तो जो पब्लिक दी है आपको कि ये फलाने स्पेशलिस्ट या सिम्बा या वो, तो आपको उसके लेवल पे फिर जाके काम भी करना पड़ता है, फिर बहुत त्याग भी करना पड़ता है। क्योंकि जब आप उस लेवल पे हो जाते हो तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ती जाती है बहुत ज़्यादा है, और फिर इतना ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। हम भी तो इंसान ही है ना, कभी कोई गलती नहीं हो जाए, सड़क पे कुछ नहीं हो जाए, हर कोई रिकॉर्ड करता है, अरे गुस्से में कभी गाली भी निकल सकती है, तो पता लगा लोग उसी को फिर एक आज के सोशल मीडिया युग में इतना नेगेटिव चलाएगा कि आपकी बनी हुई छवि को 2 मिनट में लोग गिराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर जगह जलने वाले भी लोग होते हैं, वो सब भी देखना पड़ता है। बहुत टफ हो जाती है लाइफ, मतलब एक तरीके से पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बचती है। हाँ, पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरे टाइम जब भी हम यहाँ आते हैं तो मैंने तो यही देखा कि पूरे टाइम ये ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। फिर ये सोचता हूँ ना मैं, शॉर्ट में तो बता दे, फिर ये सोचता हूँ कि आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसी में शामिल कर लेता हूँ अपने को। दीपावली में नहीं जा पाया, कहीं रहते हैं हम लोग, पुलिस में कहाँ जा पाते हैं, तो सोचता हूँ गश्त कर रहा हूँ, फलाने दीपक जला रहे हैं, वो पटाखे चला रहे हैं, चलो मान लेता हूँ इन्हीं की खुशी में मेरी भी खुशी है। ऐसे अपने को मर्ज कर लेते हैं। शुरू में लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। पता नहीं आप लोगों को कैसे ये चीज़ें की आदत पड़ जाती है। मुझे जैसे अगर मैं कभी हॉस्टल में या कहीं भी रहती थी तो मुझे अगर मेरे को फेस्टिवल में जाने को नहीं मिलता था ना, तो बहुत अकेलापन सा लगने लगा था, यार मेरे घर में सब अकेले होंगे, मैं भी यहाँ अकेली हूँ। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। तो ये सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं शायद, इसलिए आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं और पसंद करते हैं, है कि नहीं? डेफिनेटली। तो इस वीडियो को हम लोग अब यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें आपके बारे में जानकारी मिल चुकी है। और कोई पॉइंट बचा हुआ है तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कभी कोई ये ना कहे कि हाँ ये दीदी आपने ये वाला नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। देखो, पढ़ाई के समय में आप
100 किताबों को एक बार मत पढ़ो, एक किताब को 100 बार पढ़ो, आप सक्सेस हो जाओगे। और हमेशा एग्ज़ाम से पहले अपनी जो टेक्स्ट बुक है उन्हीं को रिपीट करो, कभी जो न्यूमेरिकल टाइप की बुक है उस पर मत जाओ, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ, गलती कहाँ होती है। लड़का कंपटीशन देने के लिए गया, अति उत्साह में उसने किताब खरीदी, वो सबसे पहले वो न्यूमेरिकल पे चला गया, जिसको कहते हैं प्रश्नोत्तरी, उस पर। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, अब आप मेरे पास आए, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, आप मेरे बारे में 10 प्रश्नोत्तरी बना दो पब्लिक को और खुद ही पढ़ लो उसमें, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए पूरा, आपने वो पढ़ा हो। अगर आप हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे हैं तो पूरा आपको पढ़ा होना चाहिए हड़प्पन कल्चर, तब आप उसके क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। तो अगर कोई गलत भी उत्तर उसमें होगा, जैसे अक्सर गाइड में होता है, तो आप सही कर दो कि ये नहीं ये सही है, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। इसलिए हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, आंसर वाली सीट पे कम। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैंने जितना भी समझा है आपसे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हैं चीज़ों को। अब वो आपका स्टडी का जो भी स्ट्रेटजी रहा हो उस टाइम का, उससे आपका पूरी तरह से क्लियर है। इवन आप मैप को भी बता दोगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इतना तो हम लोग को जो अभी रिसेंट के पढ़े बच्चे हैं उनको क्लियर नहीं होती चीज़। हम हमेशा हिस्ट्री को ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ते थे और ज्योग्राफी को हिस्ट्री मिक्स करके। जैसे आपने मैप से पढ़ना स्टार्ट किया चाहिए, इसलिए आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका है वो चीज़ें, यहाँ से है, ऐसे कर सकते हैं। अब हम पता लगा कि हम पढ़ रहे हैं कि पाटलिपुत्र कहाँ है, हमें पता ही नहीं है मैप में, हमने पढ़ लिया कि पाटलिपुत्र का फलाना राजा था, पाटलिपुत्र हम जानते ही नहीं है। तो हमने पहले मैप बनाया, उसमें किनारा दिखाया गंगा का कि ये पाटलिपुत्र है आज का पटना, तो वो भूलेंगे नहीं हम। फिर उस पाटलिपुत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र है क्या, तब जाके फिर हिस्ट्री में घुसते हैं, तो वो कभी भूलता नहीं है। ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाती है और हिस्ट्री भी। अच्छा, तो अभी लास्ट क्वेश्चन, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है और सबसे ज़्यादा मानते किसको अपनी लाइफ में? मानने के तो बहुत सारे और वो चीज़ें हैं। सच में बताऊं तो एज ए छोटी सिस्टर मैं सबसे ज़्यादा इसको मानता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसके सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, है ना। इसको 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 कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि ये एकदम ट्रू हार्ट है, जो इसके अंदर है वही बाहर है। और ऐसे लोग अच्छे होते हैं, जो लोग अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं, वैसे लोग बहुत दिन नहीं चलते हैं और अच्छे भी नहीं होते हैं। और दूसरा, मैं अपनी माँ को, है ना, ऐसे बहुत लोग हैं, वाइफ भी मेरी बहुत हाँ वो है। बाकी बहुत सारे, एक को आप नहीं चूज कर सकते ऐसे, बाकी मानने में ये, हाँ वो तो खुरापाती जीव है। और क्या पूछा तुमने? ये पूछा था कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा महत्व ये रखती है कि हमारे पास नहीं हो या मेरे पास कुछ है और कोई सामने वाला आ गया तो मैं उसको दे दूंगा, अपने पास नहीं रखूँगा। मैं मतलब सेक्रीफाइस करने को हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे कोई पब्लिक का आ जाए, चाहे कोई घर का आ जाए, चाहे कोई बाहर का आ जाए, जो मेरे पास है मेरा काम चल जाएगा, बाकी सब मैं देने को तैयार रहता हूँ। मैं फिर भी मिल सकता है, आगे मिल सकता है, तो मैं हमेशा, मुझे उसमें खुशी मिलती है, देने में खुशी मिलती है मुझे। ये तो है। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि हर एक दिन नया कुछ होता है, कुछ नया सोच होता है, फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा अपने फ्यूचर के लिए। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते जा रहे हैं, हाँ, नौकरी करते जा रहे हैं। मैं आपको वो कर रही हूँ, लेकिन एक बंदे किसी और ने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मूवी के दौरान आपको सस्पेंड नहीं किया गया था। नहीं, वो गलत न्यूज़ थी। हाँ, वही मैं एक्चुअली एक बेवकूफ़ टाइप का अफसर था, उससे विवाद हुआ था। अच्छा। उसने पेपर में न्यूज़ दे दिया था ये, तो मैंने उनके खिलाफ फिर कोर्ट में रिट कर दिया, तो वो माफ़ी भी मांगे थे, पत्रकार भी माफ़ी मांगे थे, वो गलत न्यूज़ थी। ठीक है, तो होता क्या है ना, ये जो न्यूज़ होती है ना, ये एक तरीके से मेरे पास पेपर भी पड़ा है सस्पेंशनी और बहाली का, वो भी दे दूंगा, क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर को गाली दे रहे थे, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वहाँ गलत थे, तो मैंने उनको बोल दिया था। तो उन्होंने सीनियर होने का फ़ायदा उठा के हमको ये कह के सस्पेंड कराया था कि मेरे ऑफिस में नहीं आए 3 दिन से। आप हंसोगे, मेरे पास वो पड़ी है। फिर मैंने जब उनको कोर्ट में घसीट लिया तो दोनों लोगों ने माफ़ी मांग के मुझे बहाल कर दिया तुरंत। ठीक है, और न्यूज़ वाले को उन्होंने गलत न्यूज़ दिया ये, फिर मैंने न्यूज़ वाले के खिलाफ भी मैंने वो किया, मानहानि का डिफर्मेशन केस डाला, तो उन्होंने तुरंत शुद्धि छाप दिया, माफ़ी मांग दिया। आपने इतना बड़ा छाप दिया और गलती शुद्धि इतना था छापा, तो फिर मैंने भी नहीं कहा कि चलो तुमने मुझे ऑल
ऑल एडिशन में न्यूज़ थी, हमने अपने आप तुमने मेरे को हाईलाइट कर दिया, चलो खुश रहो मस्त रहो, माफ़ी भी मांग ली, हाईलाइट भी कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फर्जी, पूछा था एकदम मुझसे, फर्जी, टोटली फर्जी, था ना एकदम ये। फर्जी। वही बोले कि अगर ऐसा कुछ होता है इंसिडेंट तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो पता होता ही है। बहुत सारी न्यूज़ में इसी तरह रहता है, बहुत सारी न्यूज़ तो हमसे पूछते भी नहीं है, छाप देते हैं, प्रिंट कर देते हैं आज के टाइम में, बगैर पूछे न्यूज़ छाप देते हैं। एक क्वेश्चन और था मेरे माइंड से स्किप हो गया, और वो प्यारा सा क्वेश्चन था। क्या सोच लो, क्या बादाम था? खाया करो। मैं बहुत हाँ मेरे को ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दिमाग नहीं है, मेरा बहुत दिमाग है। मैं भी कुछ बता रहा कुछ था। अच्छा सा था, बहुत अच्छा था। 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं बताती हूँ कौन सा फ्यूचर का हो गया था। हाँ फ्यूचर में पूछ रही, जैसे कि फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ, जब मुझे भी याद आ गया वो कि जब नौकरी कर रहे हैं हम, तो नौकरी कर रहे हैं सिर्फ पुलिस वर्किंग यही देखते, एकदम थैंकलेस जॉब है, और तो हम उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि बोर भी ना हो, चलता रहे। लेकिन फिर कई बार एक ऐसा मोड़ आ जाता है तो ऐसा लगता है कि हमें एक अलग मकसद भी मिल गया। जैसे हमने वो बदायूं का किया, तो बदायूं जैसा हर जगह तो मिलेगा नहीं कि इतने बड़े पैमाने पे औरतें अपराध करती हूँ। फिर मैंने सिखा की शादी का किया, तो मुझे लगता है कि यार ये मकसद मिल गया, ये मैं कंटिन्यू करता रहूँ। बहुत से ज़रूरतमंद, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बच्चियों की शादी वाकई में नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जितना हो सकता है 1-2 जो भी साल में है मैं ये करता रहूँ, तो एक मुझे वो भी नया मकसद मिल गया है, ऐसे कहते हैं मैं लाइफ देखो में। इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग जो शादी करते हैं लड़कियों से, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी हुई थी, तो लड़कियों के दिमाग में देखो एक ये ख्याल चलता ही है कि मैं शादी ऐसे करूँ कि मेरे फादर के ऊपर बर्डन ना हो या मेरे भाइयों के ऊपर बर्डन ना हो। अगर जो सामने वाला लड़का शादी कर रहा है, अगर वो दहेज की डिमांड कर रहा है या कुछ भी डिमांड कर रहे हो, तो आपका वो कितने दिन चलेगा? आप जीवन पर्यंत अपने उस दहेज को लेकर ढो नहीं सकते हो। नहीं चल सकता। और उस थोड़े टाइम के लिए आप उस लड़के को हर्ट करके लेके आओ, क्योंकि वो अपने बाप को देखेगी कि यार वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, भाई को देखेगी कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समाज में एक तो वो तरीके अंदर का ही अंदर बहुत ज़्यादा टूटती है। वो ऐसा महसूस करती है कि अरे यार नहीं, काश कि ऐसा कम से कम में लड़के वाले मान जाएं, तो कम से कम में मेरी शादी हो समाज के जाए। लिए एक तरीके से दंश है वो। हाँ वो बहुत ही गंदी फीलिंग्स कुरीति आती है, धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे लव मैरिज होने लगी तो कम ही, लव मैरिज होने से भी कम हो गई हैं। प्लस जो नई जनरेशन आ रही है उनको सोचना चाहिए, आपको भी अपनी बहन के लिए देना पड़ता है, हाँ बहन को देना पड़ता है, फिर आप अपने लिए लेते हो, तो भाई दोनों ही चीज़ नहीं करो। इवन सबको मतलब बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी भी बहुत मैंने देखा है, जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी मैं मेंटेलिटी देख रही हूँ और ज़्यादा लेते बहुत ज़्यादा, हैं, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि यार मुझे मिल जाएगा तो मेरा जितनी बड़ी जॉब उतना बड़ा फिर घराना, उतना बड़ा पैसा खोजते हैं लोग। मैं तो देख रहा हूँ प्रैक्टिकल। मुझे तो बस मैं ये कहूँगी जो भी लड़कियाँ हैं अपने आप को उनसे ये कह दो, लड़कियों से खुशी कभी पैसे से नहीं मिलती है, बस किसी पद से नहीं मिलती है, कंधे पे कितने भी स्टार रहे हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, कोई नहीं पूछता, कहीं काम नहीं आते हो, तो इसलिए इंसान से शादी करो, ना कि किसी की नौकरी से या किसी पैसे से। कम से कम आप एक अच्छा इंसान ढूंढो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, खुश रखे, तो और आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैच हो, से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लड़कियों को अपने लिए खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, समाज में खुद एक मिसाल बननी पड़ेगी, 4 लोग की सुननी भी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। और मैंने देखा है जो लड़के शादी होने के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं ना, रीति रिवाज, उसको खुद लड़कियाँ ही फोर्स करती हैं कि भेजो मेरे ससुराली, मुझे सुनाएंगे 4 बार। अरे सुन लो यार, 4 बार सुन लो ना, 1-2 बार सुनाएंगे फिर बंद कर देंगे, तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ तो मतलब मान लो लड़कियों के लिए थी। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी भी बातें यहाँ तक कन्वे हुई हैं लोगों के बीच में, आई होप उनको बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलेगा, लाइफ में वो वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ऐसा बनना चाहते हैं, हम नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमको अपनी ज़िंदगी में टाइम चाहिए, वो भी आराम से मस्त चिल्ड वाली लाइफ। खुश रहो, मस्त रहो, और इसके चैनल को सब लोग खूब आशीर्वाद है, इसको सब्सक्राइब कर लो और अच्छे ब्लॉग बना के तुम देती रहो। क्यों बोल रहे हो यार आप, थोड़ा उससे बोलो। कैसे बोलूँ, मतलब एनर्जेटिक हो गए तो बिल्कुल ऐसे। रीना के चैनल का नाम बताओ। रीना सिंह ब्लॉग रीना सिंह ब्लॉग @रीना रीना सिंह ब्लॉग सब्सक्राइब कर लो, आप फॉलो कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और किस टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हो बताओ, मेहनत करेगी, अपना सर्च करके बनाएगी, और खूब सारा कमेंट जरूर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बंद कर दो इसको। नमस्ते सबको।